जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर सत्संग को सुन पाएँ। जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का, सुनाने का मौका मिलता है। और संगत जी, हमें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए, इसलिए हमें सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि गुरु जी भी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का और सत्संग सुनाने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है। इसलिए संगत जी, हम कई सत्संग सुनने वाले भी हैं और कई सत्संग सुनाने वाले भी हैं। इसलिए संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए ना तो हम सत्संग को इग्नोर करें और ना ही संगत जी हम शेयर करने में हिचकिचाएं, क्योंकि हमारे ना सत्संगों में संगत जी कोई ना कोई जवाब ज़रूर छिपा होता है और हमें नहीं पता होता कि हमें गुरु जी ने क्या जवाब, कैसे, कब, किस वे में देना है, और हो सकता है कि हम उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हों। इसलिए संगत जी, कभी भी इग्नोर ना करें, जितना हो सके सत्संग को पूरा सुने और उसमें खुद ब खुद खोजें कि गुरु जी हमें क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि संगत जी, आप एक सत्संग को कितनी बार मर्जी सुनेंगे ना, अगर गुरु जी ने, अगर मान लो आज आपकी प्रॉब्लम कोई और है, कल आपकी कोई और प्रॉब्लम है, तो देखना गुरु जी ना आपको उसी हिसाब से जवाब देंगे, सेम सत्संग से भी। ये भी फैक्ट है, चाहे आप आजमा कर देखना। अगर हमें आज मान लो कोई और चीज़ की परेशानी है, कल हमें किसी और चीज़ की परेशानी है और आप सत्संग सेम सुन रहे हैं, तो आपको उसका भी जवाब उसमें मिल जाएगा। अब हाँ, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे समझ रहे हैं। इसलिए संगत जी, हमेशा कहते हैं कि गुरु जी के कभी भी इशारों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इशारे कहीं ना कहीं हमारे लिए होते हैं और हम उनको इग्नोर करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। और संगत जी, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि गुरु जी के मंदिर में जब हम अंदर एंटर करते हैं तो 5 पौड़ियाँ आती हैं। उससे पहले 5 पौड़ियाँ, गुरु जी का उसका मतलब क्या था उन 5 पौड़ियों का, कि आप अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब बाहर छोड़ कर आओ। और सब बाहर छोड़कर इसलिए आओ, और उसको कभी हाथ मत लगाओ, डू नॉट टच, ठीक है। क्योंकि आप जब हम, वैसे हमारी आदत क्या होती है यूजुअली कि हम मंदिर जाते हैं तो उन सीढ़ियों को हम हाथ लगाते हैं और अपने माथे से लगाते हैं। इसलिए उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए कि आप जब उनको हाथ लगाएंगे ना तो आप अपने माथे पर हाथ लगाएंगे, दैट मीन्स आप उन सबको अपने माथे पर रख रहे हैं, और जो कि हमें ये चीज़ नहीं करनी है। इसलिए संगत जी, यही कहा जाता है, गुरु जी भी यही बोलते हैं कि सत्संग जब मेरे पास आते हो ना, सत्संग में या मेरे दर्शन के लिए, तो अपनी ईगो को वही छोड़कर आना जहाँ आप अपनी चप्पल उतार रहे हो। इसलिए संगत जी, कभी भी हम जब भी सत्संग में जाएं, किसी के लिए भी कोई मन में वैर, मुटाव या फिर कोई गुस्सा या फिर कुछ ऐसा जेलिसी कुछ भी नहीं लेके जाओ, कोई ईगो नहीं लेके जाओ, क्योंकि गुरु जी कोई चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो वैसे तो मैं और भी आपको चीज़ें बताऊंगी, लेकिन आज का सत्संग हम शुरू करते हैं उससे पहले संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी ने शेयर किया है, और अगर आपने भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में ना व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और सत्संग को शुरू करने से पहले आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को पूरा सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लीजिएगा, क्योंकि जब तक हम सत्संग सुनते रहते हैं ना तो गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं तब तक संगत जी, और ये फैक्ट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सत्संग को। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
जैसा आंटी जी ने हमें लिख कर भेजा है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, ये मेरा पहला सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मेरा पहला सत्संग है। और गुरु जी ने चाहा तो मैं हर बार अपना सत्संग शेयर करूँगी, लेकिन मैं बहुत घबरा रही थी अपना पहला सत्संग शेयर करते वक्त। लेकिन अब मुझे इन जो आंटी हैं इनकी तरफ से जब मैंने सुना कि आप हमें लिख कर भेज सकते हैं, तो मैं चाहती थी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, लेकिन मैं अपनी वॉइस में नहीं बोल सकती थी और मैं अपना नाम भी नहीं रिवील करना चाहती थी। इसलिए संगत जी, मैं आज अपना सत्संग लिख रही हूँ गुरु जी की कृपा से, और मैं जैसा लिख रही हूँ गुरु जी के चरणों में स्वीकार करें गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कुछ इस तरह से शुरू हुई थी जब मैं अपने बहुत ही लाइफ की, आप कह सकते हो, वह सिचुएशन में थी और दर दर भटकती थी। और एक हमारे गुरु जी का ही दर है जहाँ पर गुरु जी कहते हैं कि तुम्हें किसी की भी दर पर भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग सिर्फ मजाक बनाने में बिलीव रखते हैं, लोग सिर्फ आपका तमाशा बनाने में बिलीव रखते हैं। इसलिए मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी की ऐसी इतनी ओवर सिचुएशन पे थी जब मैं ऐसे मेरे और मेरे अंकल में इतनी ज़्यादा लड़ाई कलेश घर में रहने लग गए थे, जिसकी वजह से हमने सेपरेट होने तक का सोच लिया था संगत जी। और लेकिन हम सोच रहे थे, हमने ऐसा कुछ लीगल एक्शन नहीं लिया था तब तक। लेकिन उसके बाद मैं आपको बताती हूँ मेरे गुरुजी के साथ जर्नी कैसे शुरू हुई और उसके बाद मेरी लाइफ चेंज कैसे हुई। हमने संगत जी लीगल एक्शन एक टाइम पर लिया जब हमने कोर्ट में अपनी डिवोर्स के लिए बोला। तो कोर्ट ने हमें टाइम दिया 6 मंथ्स का कि आपने अभी साथ रहना है, क्योंकि हमारी शादी को बहुत टाइम नहीं हुआ था उस टाइम पर। ऐसा था संगत जी, हम में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, जिसके बाद हमारी बिल्कुल भी नहीं बनी, उनको मेरी तरफ से और मुझे उनके तरफ से। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं ठीक थी या वो गलत, मतलब मैं वो सही थे मैं गलत, ऐसा कुछ नहीं था। हम दोनों के मन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी सिर्फ। और मैं अपनी एक फ्रेंड के पास गई उस दौरान। तो उस दौरान जब मैं अपनी फ्रेंड के पास गई तो मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि संगत जी हमारी लव मैरिज थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं इतना जो अपने घर वालों से भी लड़कर मैंने जो शादी की है तो वो मेरा एक मजाक बनकर रह जाए। इसलिए संगत जी मैं हमेशा यही कोशिश करती थी कि सही हो जाए, सब सही हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैं जब भी सही करने की कोशिश करती थी वो और वर्स्ट हो जाता था और ज़्यादा ख़राब हो जाता था। इसलिए संगत जी मैं अपनी कोशिशों पर मतलब बस ऐसे ही रही और नहीं कुछ हुआ। मैं एक दिन अपनी फ्रेंड के पास गई, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रखा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि किसी न किसी से बात करने की ज़रूरत है। और मैं गई और उसके बाद मैंने वहाँ पर मेरी फ्रेंड के घर पे, मैं उसके घर पे कभी नहीं गई थी उससे पहले। मैंने उसके मुँह से गुरुजी का नाम तो बहुत बार सुना था, लेकिन एज सच इतना कोई डीपली हमारी बात नहीं हुई थी उसके बारे में। लेकिन सुना बहुत था उसके मुँह से कि गुरुजी बहुत कुछ करते हैं, आज गुरुजी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, आज गुरुजी ने वैसा कर दिया। तो मुझे नहीं पता था कौन गुरुजी, तो मुझे लगता था ठीक है किसी गुरु के बारे में बात कर रही होगी। तो मैंने कभी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं संगत जी इतना गुरुओं पे यकीन नहीं करती थी। लेकिन उसके बाद जब मैं उसके घर गई तो मैंने जो स्वरूप गुरुजी का लगा हुआ देखा, तो पहले तो मैंने उसे कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा कि कौन है क्या है ना। तो लेकिन जब मैं बहुत टाइम हो गया, मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उससे फाइनली एक बार पूछ लिया कि मैंने बोला कि किनका स्वरूप लगा, मतलब किनका फ़ोटो लगा हुआ है आपके मेरे रूम में। तो उसने बोला कि तो गुरुजी हैं। तो और ये गुरुजी का ही रूम है स्पेसिफिक, मैं तो बस ऐसे बैठी हूँ, हम लोगों ने वैसे ये रूम गुरुजी का ही बनाया हुआ है। मैंने बोला अच्छा पूरा कमरा तुमने गुरुजी का बनाया और तुम इन गुरुजी की बात करते हो? तो मैंने बोला कि बड़ा सही है यार। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं इन्हीं गुरुजी की बात करती हूँ, मैं तुम्हें हमेशा इन्हीं के बारे में बताने की कोशिश करती हूँ।
मैंने बोला कि देख, मैं और वैसे तो कुछ नहीं जानती हूँ तुम्हारे गुरुजी के बारे में, लेकिन मैं जब से मैंने उसको सब फिर वही चीज़ बताई भी कि मैं जब से बैठी हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना कहीं मेरी बात सुन रहे हैं, मतलब बड़ी गौर से मेरी बात सुन रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, मुझे निहार रहे हैं। और मतलब मैं तभी फिर से मैंने पूछा, वरना मैं चुप बैठी थी। तो उसने बोला कि देख, सबको ये चीज़ फील होती है क्योंकि साक्षात गुरुजी बैठे हैं यहाँ पर, और ये फ़ोटो नहीं है, ये गुरुजी का स्वरूप है। हम गुरुजी के सब फ़ोटो को कभी भी फ़ोटो नहीं बोलते, गुरुजी का स्वरूप होता है, क्योंकि जहाँ पर गुरुजी का स्वरूप होता है ना, तो वहाँ पर गुरुजी साक्षात होते हैं। और तुझे इसीलिए फील हो रहा है कि तुझे गुरुजी देख रहे हैं, तुझे गुरुजी निहार रहे हैं, क्योंकि यहाँ साक्षात गुरुजी बैठे हैं। तो मैंने बोला कि मन में सोचा कि अच्छा, क्योंकि इतना तो मैं नहीं एकदम से फेथ कर सकती थी ना संगत जी कि उसने बोला साक्षात बैठे और मैं मान जाऊँ कि हाँ सच में साक्षात बैठे हैं। लेकिन सच में मैं उन स्वरूप को देखकर ये बोल सकती थी कि वो स्वरूप मुझे ऐसे, मतलब गुरुजी देख रहे हैं, निहार रहे हैं और मेरी बात को बहुत गौर से सुन रहे हैं। मतलब कुछ भी मैं बोल रही हूँ ना, तो बात को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। और लाइक मेरे को तो एक बार ऐसा फील हुआ, उसके पास ना येलो कलर का चोला था जब गुरुजी ने पहना हुआ था जो, और बाकी और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, येलो कलर का चोला था। और जस्ट गुरुजी मतलब ऐसे मतलब अपनी चिन के ऊपर ऐसे हाथ रख कर बैठे थे, और कुछ भी नहीं मुझे उसमें ऐसा कुछ दिखा था। तो संगत जी मैंने मतलब मुझे कई बार ऐसा लगा था कि गुरुजी ऐसे इस तरफ हाथ रख रहे हैं, कभी उस तरफ हाथ रख रहे हैं, मतलब ऐसा हो नहीं रहा था। मतलब मैं फील कर रही थी उस चीज़ को कि मतलब कभी तो मतलब गुरुजी जैसे हम ना एक ही जगह पर हाथ रख कर थक जाते हैं तो हम साइड चेंज कर लेते हैं, तो मुझे ना वैसा भी फील होने लगा था। लेकिन ऐसा था, हो नहीं रहा था एक्चुअल में, बस मैं फील कर रही थी। मतलब शायद गुरुजी ने सिर्फ मुझे ही वो चीज़ दिखानी हो सकता है। लेकिन मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं बोला मेरी फ्रेंड को। मैंने सोचा कि अगर मैं फिर से कुछ बोलूँगी तो इसने फिर से मुझे कुछ ऐसा बोल देना है, तो जो चीज़ मुझे समझ में आनी नहीं है तो इससे अच्छा चुप रहो। और संगत जी फिर लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अब ये सोचा कि अगर ये गुरुजी है ना इनके और मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं आज जो भी मेरे मन में होगा ना, मैं सब कुछ इसके सामने बोल कर जाने वाली हूँ, सब कुछ बोल कर जाने वाली हूँ। संगत जी मैंने यही डिसाइड किया कि अब मैं जो भी बोलूँगी ना गुरुजी के सामने बोलूँगी, और जो भी बात होगी अब गुरुजी खुद सुनेंगे भी साथ साथ मेरी बात को भी। तो संगत जी मैंने यही चीज़ की और मैंने उसके साथ सारी बात शेयर करनी शुरू कर दी, जबकि मैंने इतना सोचा नहीं था कि मैं उसके साथ अगर जाऊंगी, उसके पास बैठूंगी तो मैं इतना कुछ शेयर करूंगी उससे। लेकिन मैंने उससे सारी बात शेयर की। जैसे मैंने उसको बताया कि हमारी शादी को बहुत टाइम नहीं हुआ है और मैं बहुत एफ़र्ट्स कर रही हूँ, मैं नहीं डिवोर्स लेना चाहती, लेकिन ना चाह कर भी मुझे डिवोर्स फाइल करना पड़ा और हमारी कोर्ट तक बात पहुंच गई है, हमारी फैमिलीज़ में पता लगना शुरू हो गया है। और जो भी मेरे मन में था मैं रो भी रही थी, बता भी रही थी। बहुत कुछ ऐसा था जो मैंने बताया, रो रो के बता रही थी। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब ना गुरुजी सुन रहे हैं ना, तो सब कुछ ठीक होने वाला है, मतलब हो जाएगा ठीक, की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, सब कुछ ठीक होगा। तो संगत जी मैं बहुत मतलब अपने आप को रिलैक्स फील करने लगी। अब रिलैक्स मैं कैसे फील करने लगी, या तो मैंने गुरुजी से बात की है या फिर मैंने अपनी फ्रेंड से बात की है। तो उसने मुझे आखिर में यही चीज़ बोली कि देख, अगर तुझे चाहिए ना कि तेरी लाइफ में सब सेटल हो जाए, सब सेटलमेंट तुझे चाहिए अपनी लाइफ में, तो ना गुरुजी को मानना शुरू कर दे। गुरुजी के आगे अरदास लगा, मेरे सामने रोने से कुछ नहीं होने वाला, मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जो हमारे गुरुजी हैं वो ह्यूमन फॉर्म में एक अवतार है भगवान का। तुझे शायद यकीन नहीं है इस चीज़ पर, लेकिन ये फैक्ट है, इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है, जो कि गुरुजी हैं वो ह्यूमन फॉर्म में हैं, आए थे इस धरती पर, और जो साक्षात भगवान हैं। तो मैंने बोला कि देख, अगर तू इतना बोल रही है तो तू ही अरदास लगा दे मेरी तरफ से, क्या पता तेरे गुरुजी मेरी बात सुन ले। तो उसने बोला, देख मैं तो कुछ भी बोल दूंगी, पर मैं उस तरह से, उस भाव से थोड़ा ना बोल पाऊंगी जिस भाव से तूने गुरुजी से बोलना है।
मैं तो जस्ट बोल दूँगी हाँ जी गुरुजी इसकी बात सुन लो, बड़ी बेचारी है या कुछ ऐसा। लेकिन जिस तरह से तू बोलेगी उस तरह से तो मैं नहीं बोल पाऊँगी ना। तो उसने मुझे बड़े प्यार से चीज़ें समझाई संगत जी, और मैंने ये चीज़ फॉलो की। मैंने बोला ये बात सच है कि अगर मैं उस तरह से बोलूँगी कि मेरी बात मतलब एक होता है ना, आप एक सिफारिश लगवा रहे हैं कहीं से, तो मैंने बोला कि सच में सिफारिश लगवाने से कुछ नहीं होगा अगर मेरे मन में जब तक भाव नहीं है। अगर इसने बोला है कि साक्षात गुरुजी भगवान का रूप है, तो भगवान तो हमेशा मन का भाव देखते हैं, और अगर मन में भाव होगा तो सब कुछ पूरा होगा। अगर मन में भाव नहीं है तो चुपचाप बैठे रहो, जो हो रहा है वो होने दो। तो इसलिए मैंने संगत जी वहीं पर बैठे बैठे गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी अगर हो सकता है ना तो मैं अपने अंकल से दूर नहीं होना चाहती, मैं अपने हस्बैंड से दूर नहीं होना चाहती। अब प्लीज़ 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 मुझे मेरे एक होता ना हैप्पी मैरिड लाइफ ब्लेस कर दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और बाकी तो देखो आपको सब पता है, लेकिन मैं सच में चीज़ चाहती हूँ। और कहीं ना कहीं संगत जी मुझे ये भी यकीन था कि मेरे जो अंकल हैं ना वो भी नहीं चाहते, वो भी नहीं चाहेंगे कि हमारा डिवोर्स हो। लेकिन हमारी सिचुएशंस ऐसी हो गई थी, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऐसी हो गई थी कुछ फ्रेंड्स के कारण, जो मैं भी यहाँ पर एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, और मैं अपने अंकल को भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, और ना अंकल मुझे एक्सप्लेन कर पा रहे थे। क्योंकि जितना हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे उतने हम लड़ते थे, इसलिए हमने उस टॉपिक पे बात करना ही बंद कर दिया था। ऑल्दो हम लोगों ने बोलना बंद कर दिया था। लेकिन एक टाइम बाद संगत जी हमारे मन में ये चीज़ें भी आने लगी, क्योंकि हमारी लव मैरिज से तो हमारी कुंडलियाँ वगैरह नहीं मिलवाई गई थी, और हमारी वाली तरफ से इतना था भी नहीं, उनकी वाली तरफ था। लेकिन तब उनकी फैमिली ने भी बोला कि देखो अभी तुम लोग जब राज़ी हो और अगर ऐसा वैसा कुछ आ गया कुंडली में तो तुम लोगों ने कौन सा रुकना है, इसलिए हम दिखाते ही नहीं, फालतू के वहम पैदा ही नहीं होंगे। तो मेरे मन में वो विचार आने लगे कि देखो हमने कुंडलियाँ नहीं मिलवाई हैं, हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जो सही ना हो हमारे लिए, और वो हमारे साथ हो रहा हो। तो संगत जी मैंने एक टाइम पे ये सोचा कि मैं किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलती हूँ, उनसे बात करती हूँ। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कभी वहाँ पर भी उनके पास जाने की, क्योंकि मेरे मन में ये चीज़ आ रही थी कि अगर कुछ सच में निकल गया, और निकलने के बाद अगर मैं उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाई जो उन्होंने मुझे बताया, तो मन में और वहम आएंगे। और मतलब मेरी चीज़ें मेरे दिमाग में हर टाइम घूमती रहती थी, कुछ ना कुछ चलता रहता था, जिसके कारण मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी, और मुझे बहुत ऐसा मैं लोनली फील करती थी अपने आप को। अब मैं हर टाइम ऐसे सोचती थी कि मैं किसी ना किसी से बात करती रहूँ, फ़ोन पर लगी रहूँ। मैंने नॉन स्टॉप बोले जाना, या तो फिर बिल्कुल चुप हो जाना। मतलब मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मुझे खुद नहीं कुछ समझ में आ रहा था। मैंने बस उस टाइम गुरुजी से अरदास लगाई, और संगत जी मैं अपने घर आ गई। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कभी भी मैं हर टाइम कुछ ना कुछ सोचती रहती थी। इस चक्कर में संगत जी मेरी नींद कभी नहीं पूरी होती थी, ना दिन में मैं सोती थी, ना मेरी रात को कभी नींद पूरी होती थी। मतलब रात को भी ऐसा मान सकते हो कि मैं उठकर बैठ जाती थी। और ना ही मेरे अंकल की सेम सिचुएशन थी, उनकी भी, वो भी नहीं चाहते थे पर वो चीज़ हो रही थी, मैं भी नहीं चाहती थी वो चीज़ हो रही थी। ऐसा फील हो रहा था कि कोई ज़बरदस्ती करवा रहा है हमसे, कि हम लोग ना चाह कर भी हम चीज़ वो कर रहे हैं, हम ना चाह कर भी डिवोर्स फाइल कर रहे हैं, हम ना चाह कर भी लड़ रहे हैं। बहुत कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ज़बरदस्ती हमसे हो रहा है, कुछ ज़बरदस्ती हमसे कोई करवा रहा है हाथ पकड़ कर, या हमारी तरफ से कोई बोल रहा है। बहुत चीज़ें ऐसी फील हो रही थी। मैं बहुत ऐसे नेगेटिव हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और अंकल भी कहीं ना कहीं संगत जी बहुत नेगेटिव हो गए थे, अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाते थे। बहुत वो सिचुएशन हो गई थी हम दोनों की थोड़े ही टाइम में मैरिज की। और मैं यही सोचती थी कि इससे अच्छी तो हमारी लाइफ मैरिज से पहले थी, जब हम दूर थे। और दूर होने के बाद भी हम लोग मतलब इतने खुश थे एक दूसरे के साथ कि हर वक्त एक दूसरे की परवाह करते थे। लेकिन अब तो परवाह का नाम भी नहीं था। परवाह होती भी थी तो दिखाते नहीं थे। लाइक जैसे कभी अंकल आ गए घर पर और उन्होंने खाना नहीं खाया, बहुत मन करता था उनसे जाकर पूछूं कि आप खाना खा लो, खाना क्यों नहीं खा रहे हो, या खाए बिना क्यों सो रहे हो। लेकिन एक ईगो आ जाती थी, एक ऐसा लगता था जैसे किसी ने पकड़ लिया कि अब तो नहीं पूछना है जा कर के।
संगत जी बहुत चीज़ें ऐसी हुई जिस कारण से मैं बहुत परेशान भी रही कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। और उसके आने के बाद ना उसने मुझे गुरुजी के सत्संग के बारे में बताया था कि तू गुरुजी का सत्संग और गुरुजी का मंत्र जाप अपने घर पे लगा के रख, देख तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है तेरी लाइफ में। मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं ये भी करके देख लेती हूँ कि बहुत मतलब ऐसे भी मैं सोच ही रही थी कुछ ना कुछ करने का, तो यही चीज़ करके देख लेती हूँ। इसमें तो कोई पखंड और फालतू की कोई चीज़ें भी नहीं है, जस्ट आपको चीज़ें सुननी है, ऑब्ज़र्व करनी है, और तो इसमें ज़्यादा और कुछ है ही नहीं है। तो संगत जी मैंने जब मैं घर आई और घर आकर मैंने सत्संग सुने, मैंने 1 सत्संग सुना, 2 सत्संग सुने, 3 सत्संग सुने, मैं थोड़ी थोड़ी काम रहने लग गई, सोचने कम लग गई। मैंने सत्संग सुनती थी, मैं मंत्र जाप तो नॉन स्टॉप लगा कर रखती थी अपने घर में, मैं बहुत ज़्यादा शांत रहने लग गई थी। मतलब होता ना ठंडे स्वभाव की मैं होती चली जा रही थी, लेकिन बेचैनियाँ तो नहीं ख़त्म हो रही थी प्रॉपर, लेकिन बहुत कम ज़रूर हो गई थी। और संगत जी मैं अपने आप को मतलब थोड़ा सा खुद को समझना शुरू कर रही थी, खुद से एक होता ना खुद से कनेक्शन फील करना, मैं खुद से कनेक्शन फील कर रही थी। और ऑल्दो मैं गुरुजी से कनेक्शन फील कर रही थी, मतलब सत्संग सुनती थी, जैसा एक सत्संग सुनती थी मेरी गुरुजी से कनेक्शन और बढ़ता था और बढ़ता था। मतलब दिन ब दिन ऐसा लग रहा था कि मैं गुरुजी के बहुत क्लोज एंड क्लोज एंड क्लोज वो हो ही जा रही हूँ। मतलब मैं सच में, मुझे एक ऐसी किरण मिल गई थी ना, जैसे होता ना अंधेरे में थोड़ी सी किरण दिखना कि सब कुछ पॉजिटिव होगा, सब सही होगा, वैसी वाली किरण जो मुझे गुरुजी के सत्संग के रूप में मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था, वैसे मिली थी। संगत जी मैंने बहुत सुना था गुरुजी के सत्संग में दिल्ली बड़े मंदिर का, तब तक मेरी फ्रेंड से इस बारे में कोई बात नहीं हुई थी, तो और ना ही उस ड्यूरेशन में जो हमारी बात हुई थी तो उसने ये बोला था कि दिल्ली में इनका बड़ा मंदिर है या कुछ ऐसा। तो मैंने दिल्ली बड़े मंदिर के बारे में बहुत सुना। तो संगत जी मैंने अपनी उसी फ्रेंड को कॉल किया और मैंने बोला कि दिल्ली में गुरुजी का बड़ा मंदिर है। तो उसने बोला हाँ बहुत बड़ा मंदिर है गुरुजी का दिल्ली में। तो मैंने बोला कि तुम और हम वहाँ चलें। तो उन्होंने बोला कि हाँ चल पड़ेंगे, मतलब चलते हैं, देखते हैं, चल लेंगे, कोई बात नहीं। तो अब उसे कोई बात नहीं बोल दिया। तो मैंने ये भी सत्संग में सुना था कि जब तक गुरुजी का बुलावा नहीं होता है ना तो आप नहीं जा सकते। तो मैंने भी लेट गो किया कि चलो ठीक है, जैसे जब गुरुजी ने बुलाना होगा ना तब मुझे बुला लेंगे। फ़िलहाल तो मुझे गुरुजी अपने साथ जोड़ रहे हैं और मुझे मेरा एक होता है ना कि आपका एक कार्य बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि पहले आप एक दूसरे से कनेक्ट तो हो। लाइक हम कोई भी रिलेशन भी शुरू करते हैं तो पहले हम डायरेक्ट उनके घर में नहीं पहुंच जाते हैं, हम पहले उनसे कनेक्शन बनाते हैं, एक फील लेके आते हैं कि हम कैसे उनके साथ अगर आगे भी हम कुछ बात कर सकते हैं कि नहीं। और संगत जी मैं कभी भी दोपहर में या नहीं सोती थी, रात को भी बहुत कम सोती थी। लाइक अगर मैं सोई हूँ तो 3 घंटा या 4 घंटा, और जबकि नॉर्मल एक इंसान के लिए बोलते हैं कि 7-8 घंटे की, 6 से 8 घंटे की नींद तो होनी चाहिए, जो कि मैंने पिछले 6 महीने से तो ली ही नहीं थी संगत जी। मतलब एक बोल सकते हैं ना कि आप 6 घंटे या 7 घंटे लगातार सोए हो, तो वो चीज़ तो मेरे साथ हो ही नहीं रही थी। तो उसके बाद मैंने एक चीज़ फील की कि एक दिन ना मैं वैसे ही मैंने खाना वाना खाया और मैंने थोड़ी सी लस्सी पी और ना मैं बहुत ज़्यादा स्लीपी सा फील करने लगी। मैं बहुत खुश भी हुई कि चलो बाय चांस चाहे, वो तो मैंने लस्सी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, वो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था। वो तो मैंने लस्सी के ऊपर सब छोड़ दिया कि चलो हाँ लस्सी पिए ना, शायद मुझे नींद आ रही है और मैं अब सो जाती हूँ। और संगत जी मैं उस टाइम पर सोने चली गई तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन देने हैं, इसलिए मुझे नींद आई है। संगत जी मैं सोने गई हूँ और सोने गई तो मैं उसके बाद मैंने गुरुजी का ड्रीम दर्शन देखा, जिसमें गुरुजी वाइट चोले में एक गोल्डन चेयर पर बैठे हैं। बहुत सुंदर चेयर है, गुरुजी बहुत प्यारे लग रहे हैं और मतलब मुझे देखकर हंस रहे हैं और मुझे बोलकर गए हैं तुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, तूने बिल्कुल भी रोना नहीं है। अब रोना तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ऐसा मुझे गुरुजी बोलकर गए। ऐसा पहले एक ऐसी लाइट आई एकदम से, इतना दिव्य प्रकाश जिसको बोल सकते हैं,
और उसके बाद मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखा, गुरुजी दिखे, साक्षात गुरुजी दिखे, जो चेयर पे बैठे हैं, लेग्स फोल्ड की हुई हैं और हैंड्स को दोनों हैंड्स को पकड़ा हुआ है और वाइट चोले में है और गोल्डन चेयर, बहुत बड़ी चेयर, मतलब ऐसे छोटी भी नहीं, बहुत बड़ी गोल्डन चेयर, बड़ी प्यारी चेयर थी, मतलब ऐसे राजा महाराजाओं की होती है ना वैसे वाली। और उस पे गुरुजी बैठे हैं और सच में संगत जी मुझे इस दुनिया के किंग लग रहे थे वो, कि सच में भगवान तो है ही है, वो किंग ही हैं, हमारे पूरी दुनिया के साक्षात किंग हैं। तो संगत जी मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं एकदम से झटके से उठ गई। और जब मैं उठ गई तो फिर से मैं सोने की कोशिश कर रही थी कि मैं उठी क्यों, मतलब मैं अपने आप को डांटने लग गई थी कि मैं उठी क्यों, मतलब मुझे तो गुरुजी से और कनेक्शन बनाना था अपना, मैं पागल हूँ जो मैं उठ गई, मुझे गुरुजी दर्शन दे रहे थे और मैं उठकर बैठ गई। मैंने बहुत सोने की कोशिश की लेकिन संगत जी मुझे नींद नहीं आई। मुझे यूजुअली वैसे भी नींद नहीं आती थी, लेकिन उस टाइम पे गुरुजी ने अपने दर्शन देने थे, एक दिव्य दर्शन मुझे देने थे, जिस कारण से गुरुजी खुद मैंने स्लीपी फील मुझे करवाया था और मैं सोने चली गई थी। अदरवाइज़ मैं कभी भी नहीं सोई थी संगत जी दोपहर में, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सदियाँ ही बीत गई हैं मुझे दोपहर में सोए हुए। लेकिन उस दिन गुरुजी ने खुद सुलाया था, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बहुत शांत करना था, मुझे बहुत कुछ जवाब देने थे। इसलिए संगत जी मैंने उसके बाद अपने आप को बहुत शांत किया, ठंडा किया और मैंने फिर से उठी, मैंने फटाफट से गुरुजी का मंत्र जाप चला दिया, गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना किया कि आपने मुझे दर्शन दिए। और उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी से मन ही मन में अरदास करने लगी। और उसके बाद ना संगत जी उस दिन के बाद मैंने सत्संग बहुत सुने थे, मैं बहुत जुड़ी भी थी गुरुजी से, बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील कर रही थी। लेकिन गुरुजी के दर्शन पाने के बाद ना मैं आपको ये बोल सकती हूँ मुझे गुरुजी से अलग ही लेवल का प्यार हो गया था। एक मैं ऐसा प्योर फील कर पा रही थी, प्योर लव जो मेरे और गुरुजी के बीच में था, कि जो एक बाप के बेटे के बीच में होता है ना, कि जैसे अगर आपके पास आपके पापा है ना तो आपको मतलब दुनिया की कोई ताकत आपको कुछ नहीं बोल सकती, वैसा मुझे लगने लगा था। अब मेरे पास मेरे गुरुपा है ना तो मुझे दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो मुझे डिस्टर्ब कर सके या मुझे गुस्सा दिला सके, कुछ भी नहीं होगा, वैसा मैं बिल्कुल ठीक रहूँगी। संगत जी सीरियसली मेरे नेचर में इतना चेंज आया, मैं अपने आप पर ध्यान देना शुरू किया, मेरी ईगो बहुत कम हो गई। मैंने जहाँ अंकल को मैं नहीं पूछती थी मैंने अंकल को पूछना शुरू किया। बहुत सी चीज़ें ऐसी हो गई, लाइक अगर मैं जब पूछती थी तो रिवर्ट में मुझे अंकल, मतलब मैं 2 बार पूछती थी तो रिवर्ट में मुझे अंकल 1 बार पूछ लेते थे। तो मुझे चीज़ अच्छी लगने लगी कि अगर मेरे एफ़र्ट्स के कारण मेरा ये रिश्ता बच सकता है तो मैं क्यों नहीं एफ़र्ट्स करूँ। संगत जी मैंने उनसे बहुत मतलब ऐसा एफ़र्ट्स करने शुरू कर दिए। मैंने उनकी अपने मतलब कुछ भी करना, उनको पहल देनी, उनसे पूछना, उनसे बात करना। तो मेरे से आधा, लाइक मैं ये बोल सकती हूँ अगर मैं 100% करी थी तो वो 50 to 70% अपनी तरफ से मुझे रिवर्ट बैक देते थे। और मैं ये सोचती थी कि मैंने इतना टाइम अपना क्यों वेस्ट किया, जब मैं दूर नहीं होना चाहती थी अंकल से तो मैंने क्यों अपना इतना टाइम वेस्ट किया सिर्फ अपनी ईगो के कारण। और मैं अपनी ईगो के कारण मैं अंकल से बात नहीं करती थी, ना अंकल बात करते थे। शुरुआत तो फिर भी मैंने ही की थी, लेकिन मैं इसमें भी अपना क्रेडिट नहीं लूँगी संगत जी, ये सिर्फ गुरुजी ने करवाया था, जो कि मेरी बोल सकते हैं ना एक मैंने अपना एक पेड़ खड़ा किया हुआ था ईगो का, जिसका गुरुजी ने धीरे धीरे करके सारे पत्ते झाड़ दिए थे। और अब उसके बाद उनके ऊपर एक नए पत्ते लगने शुरू हो गए थे, जो कि प्यार के थे, कुछ चीज़ों का एहसास करने के थे, फीलिंग्स के थे। बहुत चीज़ें ऐसी थी जो मैं फ़ील करने लग गई थी अपने अंदर और अपने अंकल के लिए, अपने मतलब एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए जो चीज़ मैं सोच रही थी। मैंने अपनी तरफ से एफ़र्ट्स करना शुरू किया संगत जी, और मुझे रिवर्ट में भी एफ़र्ट्स मिलते थे, लेकिन कम मिलते थे, लेकिन मिलते थे। तो मैं बहुत खुश होती थी जब मैं अगर कुछ कर रही हूँ अंकल के लिए, लाइक अगर मैंने 1 बार अंकल को खाना पूछा है, 2 बार पूछा है, तो अगर जिस दिन मैं नहीं खाऊंगी ना तो अंकल भी मुझसे आकर पूछेंगे कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया। संगत जी मैं आपको एक दिन का सत्संग बताती हूँ। एक दिन ना संगत जी मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही थी।
लेकिन और मुझे संगत जी सच में कभी भी मैरिज के बाद कभी ये चीज़ फील नहीं हुई कि मैं एक ऐसी फैमिली में हूँ कि जहाँ मुझे पूछा जाएगा या मेरी परवाह की जाएगी। लेकिन अगर मेरे को ये भी चीज़ फील होने लग गई थी कि जब तक मैं नहीं पूछूंगी ना तो आगे से मुझे कभी भी कोई पूछने वाला नहीं है। तो जस्ट मैंने उस टाइम पर गुरुजी को याद किया। मैंने बोला, गुरुजी प्लीज़ आप ही मेरे पास आ जाओ ना, मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे पास रहोगे ना, मैं भी ठीक रहूँगी, मेरा मन भी ठीक रहेगा और मैं बहुत खुश भी रहूँगी। मैंने गुरुजी से अरदास करी। लेकिन संगत जी, गुरुजी कोई ना कोई तो ज़रिया ढूंढते ही हैं और उन्होंने मेरे अंकल को ही मेरा ज़रिया बनाया। उस दिन बाय चांस अंकल अपने ऑफिस से जल्दी आ गए और जल्दी आए और उन्होंने देखा कि जब मैं लेटी हुई हूँ बेड पर, बहुत ही वीक फील कर रही हूँ, तो संगत जी उन्होंने मुझे सूप बना कर दिया, मुझे जूस मंगवा ला कर दिया, बहुत कुछ। और मैं सच में ये चीज़ मेरे लिए ये बहुत बड़ा सत्संग है मेरी लाइफ का कि मुझे अंकल ने ऐसे पूछा कि तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया, तुम्हें जूस ला कर देता हूँ, या फिर मतलब कुछ भी ऐसा ना। क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ शादी के बाद पहली बार हुई थी। मतलब जो ये केयर और कंसर्न मैंने अपने लिए देखा था। शादी से पहले तो हमारे बीच में बहुत बात होती थी, बहुत केयर भी होती थी, बहुत ख्याल भी रखा जाता था। लेकिन शादी के बाद ये चीज़ फील करने के लिए ना मैं तरस गई थी। मैं बहुत रोती थी संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं बताने पे बता रही हूँ कि नॉर्मल तरीके से, लेकिन मुझे पता है कि जिस जिस पल का मैंने आपको यहाँ पे जिक्र किया है ना, उस पल में बहुत रोई हूँ, टूटी हुई थी, मैं बिल्कुल टूटी हुई थी। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ अपने अंकल के साथ बहुत अलग तरीके से सोची थी, लेकिन मुझे बिल्कुल एक अलग तरीके से मिली थी, जो कि मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरे ऐसा हो सकता है। क्योंकि मेरा और अंकल का रिश्ता ऐसा था ना कि लोग जो भी हमें जानते थे तो हमें ये बोलते थे कि भाई तुम दोनों जैसा रिश्ता होना चाहिए, तुम दोनों के रिश्ते को कभी किसी की नज़र ना लगे। लेकिन शायद संगत जी सच में हमारे रिश्ते को नज़र लग चुकी थी और मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। लेकिन गुरुजी से मिलने के बाद ना संगत जी, बहुत चीज़ों के चेंजिंग्स मैंने देख लिए थे। और एक टाइम बाद ऐसा हो गया था कि देखो अब गुरुजी को पता है, गुरुजी को मेरा सब पता है, मेरी सिचुएशन के बारे में, मैं खुश कैसे रहती हूँ, मैं दुखी कैसे रहती हूँ। अगर हम दूर भी होते हैं ना तो अब मैं उस चीज़ का अफसोस नहीं मनाऊंगी कभी भी। ये गुरुजी के हाथों में है, हमें पास रखना या दूर करना। क्योंकि साइन तो मुझे संगत जी ऐसे ही मिल रहे थे कि हम हमेशा साथ रहें, एक दूसरे की केयर करना शुरू हो गए थे। लेकिन हमें नहीं पता होता ना हमारी लाइफ का क्या मोड़, क्या ऐसा है जो डिसीज़न जो लास्ट मोमेंट पर लिया जाता है। तो वो मैंने गुरुजी पर छोड़ा था। मैंने गुरुजी को ये चीज़ बोली थी, गुरुजी आपको पता है, अब तो आप मुझे भी जानते हैं अच्छे से कि मैं किस तरह से खुश होती हूँ, कैसे खुश होती हूँ, कब दुखी होती हूँ। तो मुझे आपको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ पता है। और मैंने उनको ये भी चीज़ बोली कि देखो अब आपको खुश रखना या दुखी रखना मेरे आपके हाथों में है। लेकिन आप मुझे दूर भी कर दोगे ना मेरे अंकल से, तो प्लीज़ मुझे दुखी मत करना कभी। ये मेरे अच्छे के लिए होगा, मेरे नहीं तो अंकल के अच्छे के लिए होगा। मैंने ये सोचकर ये चीज़ ना एक्सेप्ट कर ली थी संगत जी कि अगर दूर होंगे तो भी कोई बात नहीं, शायद इसमें बहुत भला छिपा होगा। हो सकता है मेरा, या हो सकता है अंकल का, या किसी और का, हमें नहीं पता। लेकिन संगत जी ऐसी चीज़ें मुझे फील नहीं भी हो रही थी, क्योंकि मैं बहुत से ऐसे साइन देख रही थी कि जिसमें मुझे ऐसा लग रहा था गुरुजी ने हमारे बीच में जो डिफरेंसेस थे बहुत हद तक क्लियर कर दिए थे संगत जी, बहुत हद तक क्लियर कर दिए थे। मैं बहुत खुश थी इस चीज़ को लेकर कि अंकल ने मुझे उस दिन पूछा मुझसे, उन्होंने मुझे जूस ला कर दिया, खुद सूप बना कर दिया, बहुत बड़ी बात थी ये मेरे लिए। और ख़ुद मुझे अंकल ने अपने हाथों से सूप को पिलाया और मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया उस टाइम के बाद। मैंने नेक्स्ट डे जब अंकल ऑफिस चले गए तब मैंने अपने अंकल के बारे में सारी चीज़ बताई और उसने मुझे डायरेक्ट ही ये चीज़ बोली, देखा मैंने तेको बोला था ना कि मेरे गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। उससे तो मुझे ये तक भी बोला था संगत जी कि मेरे गुरुजी चाहे ना तो एक पत्थर में भी जान डाल देंगे, तो फिर भी तेरे हस्बैंड है जिसको सिर्फ ठीक ही करना है तुम्हारे रिश्ते को, ये तो कुछ नहीं हो जाएगा। पर तुम्हारे कुछ कष्ट होंगे जो गुरुजी ने देखना काटेंगे ज़रूर। वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तुम्हें कुछ फील नहीं होने देंगे,
कष्ट कटेंगे, लेकिन कैसे कटेंगे वो गुरुजी देखेंगे, क्योंकि गुरुजी कभी भी अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकते। तो मैं उसकी बातों पर बिलीव करना शुरू कर गई थी। मुझे स्टार्टिंग में तो नहीं होता था, लेकिन उसके बाद जब से मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए हैं ना, तब से मैं संगत जी उसकी हर एक पॉइंट को, हर एक बात को, जो भी वो बोलती थी मैं सीरियस लेती थी और मैं उसकी हर एक बात सुनती थी। और ये सच है कि मैंने जब मतलब पहले उसने बोला तो मैंने कभी सुन लेना और कभी अनसुना कर देना, लेकिन उसके बाद मैंने उसकी एक भी चीज़ अनसुनी नहीं करनी, क्योंकि मैं गुरुजी से उसके थ्रू मिली थी। तो मुझे ये कोई आइडिया नहीं था कि गुरुजी ने शायद कुछ इसी के वो से मेरे लिए कुछ इशारा देना हो, हमें नहीं पता ना संगत जी। तो उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ हुआ क्या। मेरा बर्थडे आया और शादी के बाद मेरा दूसरा बर्थडे था। पहला तो मेरा बहुत ही ख़राब बर्थडे गया था संगत जी, लेकिन जब मेरा दूसरा बर्थडे आया तो हमारी एनिवर्सरी भी आई थी, जो कि ऐसे ही निकल गई थी। लेकिन बर्थडे पे अंकल मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे बोला कि हम मार्केट चलें। तो हम लोग मार्केट गए, हम शॉपिंग करके आए। मैंने भी उनके लिए लिया और उन्होंने भी मेरे लिए लिया। बहुत कुछ लिया हमने, क्योंकि शादी के बाद शायद हम स्टार्टिंग में तो गए थे 1-2 बार, लेकिन उसके बाद नहीं गए थे हम कभी भी कुछ भी करने के लिए, या हम वैसे घूमने के लिए या कहीं मूवी के लिए, शॉपिंग के लिए कभी भी कहीं पे भी नहीं गए। बस हमें लड़ाइयाँ कलेश यही चलता रहा था। और उसके बाद संगत जी मैं और मेरे अंकल गए और अंकल ने मुझसे एक प्रॉमिस लिया कि आज जो तुम बोलोगी ना तुम्हारे बर्थडे वाले दिन, तो तुम जहाँ बोलोगी, जैसे बोलोगी, हम वैसा ही प्लान करेंगे। तो मैंने उनसे प्रॉमिस लिया कि जैसा मैं बोलूँगी, जैसा मैं कहूँगी वैसा ही प्लान होगा। तो उन्होंने बोला एज इट इज़ होगा, जैसा आप बोलोगे, जहाँ बोलोगे, जिस जगह पर बोलोगे, जहाँ हाथ लगाओगे वही चीज़ पूरी होगी। तो ठीक है, मैंने वेट किया संगत जी। नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे था और मैंने उस दिन बर्थडे के रात मेरे को 12 बजे अंकल ने सरप्राइज़ दिया, मेरा केक कट करवाया। और मैंने अंकल से प्रॉमिस लिया कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मेरी विश पूरी करेंगे, मैं जहाँ बोलूँगी जहाँ लेकर जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि हाँ बोलो तुमने कहाँ जाना है। मैंने बोला कि मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है। तो संगत जी उनकी ना रिएक्शन ऐसा था, बहुत हैरानी वाला। ऑब्वियसली हैरानी वाला होना ही था, क्योंकि उनको गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन संगत जी मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि चाहे वो उनके लिए हैरानी वाला था, लेकिन उन्होंने मुझे मना नहीं किया। जस्ट 1-2 बार पूछा ज़रूर कि तुम्हें जगह पता है कहाँ जाना है, या तुम्हें इन गुरुजी कैसे मिले, या तुम अचानक से गुरुजी से कैसे जुड़ गए, क्योंकि शादी से पहले तक तो कोई गुरुजी थी नहीं तुम्हारी लाइफ में। लेकिन उसके बाद मैंने अपने अंकल को सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे करके मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ और गुरुजी से हम जुड़ सकते हैं। गुरुजी हम लोग खुद गुरुजी को नहीं ऐसा कर सकते, मतलब खुद चले गए, खुद अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते, गुरुजी की मर्ज़ी से सब कुछ होता है। उनको यकीन नहीं था वो, क्योंकि संगत जी वैसे भी मैं आपको सही बोलूँ तो जेंट्स जो लोग हैं ना, जो वो यकीन बहुत देर से करते हैं, लेकिन जब यकीन करते हैं तो उनका यकीन टूटता नहीं है जल्दी से। वो हम लेडीज़ लोग की तरह नहीं होते कि यकीन भी जल्दी कर लिया, अच्छा कुछ नहीं मिला तो टूट भी जल्दी गया, ऐसा नहीं होता। तो उनको यकीन नहीं हो रहा था मैं मेरी बात पर, किसी भी बात पर, और मैं उनको ऐसा संगत जी यकीन दिलाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने बहुत सत्संग ऐसे सुन लिए थे जिसमें सत्संग संगत ये बोलती है कि गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर सब कुछ चेंज हो जाता है, सबका माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो मैंने यही सोचा था कि जब ये गुरुजी के बड़े मंदिर जाएंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और संगत जी उन्होंने मेरी जो मेरी विश थी वो फुलफ़िल की और मुझे दिल्ली ले गए। और मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि तूने दिल्ली जाना है, तो उसने भी हाँ बोला। और क्योंकि मेरा बर्थडे था और उसको मेरा बर्थडे याद था, तो बोले कि चलो हम लोग आते वक्त कुछ पार्टी शार्टी भी कर लेंगे और इस बहाने से तुम थोड़ा अपना अंकल के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर पाओगी और हम बड़े मंदिर भी जा आएंगे। तो उसने मुझे ये चीज़ ज़रूर बोली थी कि देखो डायरेक्ट नहीं आना है, मतलब वैसे तो गुरुजी यही बोलते हैं संगत जी कि जब भी आप बड़े मंदिर से जाओ तो डायरेक्ट अपने घर जाओ। लेकिन उसने मुझे बोला कि देखो तुम जाने को जा सकती हो, लेकिन मैंने उसके सामने यही ऑप्शन रखा कि हम डायरेक्ट ही घर पर आएंगे,
बेशक हम वापस घर आकर हम लोग वापस कहीं चले जाएंगे, लेकिन हम घर आएंगे। संगत जी, हमें वहाँ पहुँचते हुए 2.5-3 घंटे लगे थे। और मैं और मेरे अंकल एक साथ हम लाइन में लगे और हमने गुरुजी का माथा टेका अंदर जाकर, और गुरुजी का लंगर प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया। मेरे अंकल बहुत खुश हुए संगत जी, बहुत ज़्यादा खुश हुए गुरुजी के बड़े मंदिर आकर। उन्होंने मुझे ये बोला कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस जगह से ना मेरा कनेक्शन बहुत पहले का है, बहुत पहले का। मतलब तुम शायद मुझे अब यहाँ पर लेकर आ रही हो, लेकिन मैं ऐसा फील कर सकता हूँ कि मैंने इस चीज़ को ना पहले कहीं इमेजिन किया है। शायद मैंने अपने ड्रीम में किया है, या फिर मैंने कहीं इमेजिन किया है इस प्लेस को। तो मैंने उनसे टाइम पूछा, तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी कुछ थोड़ा टाइम पहले ही मुझे ऐसा लगा था कि ये चीज़, मुझे लग रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ, कि मुझे ये ड्रीम में चीज़ें दिखी हैं, तो कुछ यहाँ की चीज़ें। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि गुरुजी ने जैसे मुझे ड्रीम दर्शन देकर ब्लेस किया था, तो शायद इनको भी कुछ रियलाइज़ करवाया होगा। तो मैंने इस चीज़ को संगत जी बहुत अच्छा पॉजिटिव वे में लिया, और मैंने अंकल से गुरुजी के बड़े मंदिर में खड़े होकर एक बार फिर से पूछा, बहुत हिम्मत करके, जबकि मेरा बर्थडे था और मुझे पता था कि अगर हमने फिर से ऐसी कोई बात की तो हो सकता है हमें फिर से कोई लड़ाई हो जाए और हम लोग फिर से बात ना करें और हमारा पूरा रास्ता ऐसे ही कटे। हमने बड़े मंदिर से निकले और मेरी फ्रेंड अभी आ रही थी कि उसने मुझे ये बोला कि तुम ना गुरुजी का स्वरूप लेकर जाना है यहाँ से, गुरुजी के बड़े मंदिर से। संगत जी, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर से स्वरूप लेकर आई और मुझे वही वाला स्वरूप मिला जो मैंने अपने ड्रीम दर्शन में देखा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने मेरे घर में उसी रूप में आना था और मुझे गुरुजी ने इसीलिए वो अपना रूप दिखाया था। और संगत जी, मैं बहुत 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 ब्लेस फील किया मैंने अपने आप को। और उसके बाद हम गाड़ी में बैठ गए, मैंने गुरुजी को अपनी गोदी में रखा, गुरुजी को घर तक लेके जाने के लिए। और मैंने रास्ते से फूल वगैरह भी लेने का सोच लिया था, लेकिन अभी तक मेरी फ्रेंड नहीं आई थी। मेरी फ्रेंड किसी से बात कर रही थी, किसी संगत से, कुछ होगा उसका, मुझे नहीं पता। तो मैंने अपने अंकल से मंदिर से जस्ट निकलते ही, अभी हम निकले भी नहीं थे, गाड़ी में बैठते ही मैंने उनसे पूछा कि देखो, आज हमारे साथ गुरुजी साक्षात हमारे घर जा रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं इनको सेपरेट करूं, कि आज ये हमारे घर जा रहे हैं ना, दैट मीन्स वो हमारा घर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब मैं सेपरेट हो जाऊं तो मैं इनको लेकर जाऊं, ये सोचूं कि इनको यहाँ छोड़ जाऊं। तो मैं चीज़ नहीं चाहती, लेकिन तुम क्या चाहते हो मैं ये चीज़ जानना चाहती हूँ। अदरवाइज़ मैं गुरुजी को विराजमान नहीं करूँगी वहाँ पर। मैं क्षमा चाहती हूँ संगत जी, मैंने ये चीज़ बोली उनको, लेकिन ये सच है कि मैंने उनको ये बोला कि मैं ऐसे नहीं विराजमान करने वाली। जहाँ मैंने विराजमान किया ना इनको, तो मैं यही मानूंगी कि गुरुजी का वो प्लेस है और मैं वहीं पर उनके साथ ही रहना चाहती हूँ। तो उन्होंने उसी टाइम पर मुझसे एक प्रॉमिस लिया और किया कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझेंगे और हम एक आज से अपनी नई लाइफ शुरू करते हैं। और हो सकता है तो हम बहुत कम लड़ेंगे, क्योंकि लड़ना तो संगत जी देखो बंद हो ही नहीं सकता ना। हम ये बोले कि हाँ ये प्रॉमिस कर लेते हैं कि हम लड़ेंगे ही नहीं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था। लेकिन ये भी चीज़ है कि संगत जी, मैंने अंकल को प्रॉमिस किया कि जो भी मेरी तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं उसमें से एक भी बात आपके सामने कभी भी नहीं लाऊंगी। और सेम एज इट इज़ अंकल ने भी मुझसे यही प्रॉमिस किया कि जो मेरे मन में बातें हैं मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं करूँगा। और इसके बाद आज से हम ये मानते हैं कि हम यहाँ से शादीशुदा होकर जा रहे हैं गुरुजी के दर से, और हम यहाँ से अपनी एक नई लाइफ शुरू कर रहे हैं। संगत जी, इतनी बात हुई थी हमारी कि वो मेरी फ्रेंड आ गई, आंटी आ गए और गाड़ी में बैठे और हम लोग वापस घर को चल दिए। और हम रास्ते में, पूरी रास्ते हमने गुरुजी की बातें की, पूरे रास्ते गुरुजी के भजन चलाए, मंत्र जाप किया, बहुत खुश हुए और जय जयकार कर रहे थे। गुरुजी के वेलकम जो साउंड था हमने वो चलाया हुआ था। और संगत जी, बहुत खुश थे हम लोग। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, सिर्फ लिखते वक्त एक तो मैं अपनी फीलिंग्स जितनी बता सकती थी मैं वैसे बता रही हूँ। मैं बहुत खुश हुई। एक पॉजिटिविटी मेरे साथ आ रही थी, एक पॉजिटिव रिलेशन में लेकर आ रही थी। नेगेटिव फॉल्स जो भी चीज़ें थी मैं वहाँ छोड़ आई थी।
संगत जी, और मैंने अपनी ईगो तो बिल्कुल ही त्याग दी थी, क्योंकि गुरुजी को ना ईगो वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मुझ पे ईगो ना संगत जी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि मुझे ना ईगो मेरी वहाँ भी टूटी थी संगत जी। मैं ये बोलती थी कि मेरे अंकल मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे अंकल मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते। सबसे पहले ईगो तो मेरी वहाँ ही टूट गई थी संगत जी, जब मेरे अंकल मुझे पूछना छोड़ दिया था, मुझसे बात करना छोड़ दिया था। शादी के बाद जो चीज़ें मैंने सोची थी, जैसे इमेजिन की थी, उसके बिल्कुल ऑपोजिट और वर्स्ट ऑपोजिट हुआ था। वर्स्ट ऑपोजिट, जितना मैंने अच्छा सोचा था ना, उसका डबल वर्स्ट हुआ था संगत जी मेरे साथ। मैं मतलब हम दोनों ने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना, इधर उधर, मतलब उनका फेस उधर, मेरा फेस इधर, ऐसे करके सो जाना। बहुत कुछ देखा था। लेकिन उस दिन जब गुरुजी मेरे साथ घर गए हैं, हमने रास्ते से फ्लावर्स लिए गुरुजी के लिए। कुछ मुझे वाइट फ्लावर्स मिले, कुछ रोजेज़ मिले। और मैंने घर में बस अब यही सोचना था कि मैं कैसे करूं, लेकिन रास्ते से जाते वक्त मैंने पहले गुरुजी के लिए आसन लिया। और संगत जी, मैंने गुरुजी को विराजमान करने के लिए जगह भी सोच ली कि मैंने कहाँ विराजमान करना है। सब कुछ डिसाइड हो गया। घर पहुँचे, हमने फटाफट से पूरे से साफ़ किया जगह को, विराजमान किया गुरुजी को माला चढ़ाई, फूलों से गुरुजी का स्वागत किया घर में। अंकल के हाथ में गुरुजी का स्वरूप था, और मैं आगे आगे गुरुजी के आगे आगे, मैं और मेरी आंटी जो मेरी फ्रेंड थी, जो हम लोग फूल बरसाते हुए उनको अंदर लेकर आ रहे हैं, गुरुजी का स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। वेलकम बैंड हमने चलाया संगत जी। बहुत अच्छा लगा। लाइक ऐसा लग रहा था कि सच में हमारे घर में एक बड़ा मेंबर आ चुका है, जिनके घर में हम रहेंगे। हम उनके घर, वो हमारे घर नहीं, हम उनके घर में रहेंगे। सच में संगत जी, उस दिन मैंने गुरुजी को यही चीज़ बोली थी कि गुरुजी, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा सोच कर रखा था, और मैंने डिसीजन भी आप पर ही छोड़ कर रखा था। मैंने इस चीज़ के लिए कभी भी गुरुजी को नहीं बोला था कि गुरुजी अब देख लेना। मैंने वो लास्ट बोला था कि गुरुजी, अगर आप दूर भी कर देंगे तो भी आपकी मेरी भलाई होगी उसमें, और अगर हम पास में भी रहेंगे तो भी मेरी भलाई होगी। लेकिन मैंने ये भी चीज़ बोली थी गुरुजी को, गुरुजी आपको पता है कि मैं किस चीज़ में खुश हूँ। और देखो संगत जी, कैसे, मतलब मैं पहली बार अंकल के साथ बड़े मंदिर गई। मैंने भी बड़े मंदिर का पहली बार एक्सपीरियंस किया। हमने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद लिया। इतना सुकून मिला, हम दोनों को इतना सुकून मिला। मुझे लगा नहीं था कि अंकल इतना अच्छा फील करेंगे वहाँ जाकर। मुझे लगा था कि बस अंकल यही बोलेंगे फटाफट से चलो यहाँ से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंकल ने मुझे बोला कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, कि मैं सोच रहा हूँ शायद मेरी यहाँ इस जगह से पहले से कोई कनेक्शन है। और जब वे अंकल अपने हाथों से गुरुजी को स्वरूप लेकर गुरुजी को अंदर एंटर करवा रहे थे ना घर में संगत जी, मेरा रोना नहीं बंद हो रहा था। क्योंकि मैं ऐसे सोच रही थी कि एक तो मेरे साथ मेरे गुरुपा और एक मेरे अंकल, हम एक नया रिश्ता लेकर इस घर में वापस आए हैं। देखो संगत जी, गुरुजी ने थोड़े टाइम में सब कुछ ठीक कर दिया, थोड़े से ही टाइम में, बहुत कम टाइम लिया, जबकि मैं इतने टाइम से परेशान थी। हमने कोर्ट जाना बंद किया। डिवोर्स का हमने जो लेने का फैसला किया था वो हमने छोड़ दिया, हमने नहीं लेना अब डिवोर्स। हमने बात कर ली थी अपने जो भी वकील थे उनसे संगत जी। और उसके बाद हम लोग अपनी एक नई लाइफ शुरू की। जब मैंने गुरुजी का एंटर किया तो गुरुजी के लिए फटाफट से कड़ा प्रसाद बनाया, बहुत टेस्टी बना। मतलब मैं इतना अच्छा कुकिंग नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन बहुत टेस्टी, कि गुरुजी ने बनवाया था ना संगत जी, बहुत प्यार, बहुत अच्छा कड़ा प्रसाद बना मुझसे, और बहुत खुश। और मुझे ना गुरुजी के स्वरूप को देखकर ऐसा लगता था कि गुरुजी मुझसे भी ज़्यादा खुश हैं शायद मेरे पास आकर, या फिर मुझे खुश देखकर खुश हैं, या तो पता नहीं क्या था, वो तो गुरुजी जानते हैं संगत जी। लेकिन सच में गुरुजी के होते हुए मैंने इस लाइफ में बहुत वर्स्ट सिचुएशन देखी। वर्स्ट को मैंने एक गुड सिचुएशन में मतलब कन्वर्ट होते हुए देखा। बहुत खुश हुई मैं, बहुत ज़्यादा खुश हुई। गुरुजी की ब्लेसिंग संगत जी मुझे तो बहुत मिली है, जिसके कोई लिमिट नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए था, जो चाहिए था वो गुरुजी को पता था, और गुरुजी ने मुझे वो दिया। क्योंकि मैं हर तरह से बाकी ठीक थी, फाइनेंशियली ठीक थी, फैमिली वाइज ठीक थी, फैमिली में सब ठीक था, लेकिन ठीक नहीं था तो हम दोनों में ठीक नहीं था, जो ये गुरुजी ने पल भर में कर दिया। संगत जी, आज मैं अपना रिलेशन बहुत अच्छे से स्पेंड कर रही हूँ। एक दूसरे के साथ हम टाइम अच्छे से स्पेंड करते हैं।
अब हम अपना कभी मूवी देखने चले गए, कभी घूमने चले गए, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अंकल भी बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ, और मैं ऐसे ही चाहूँगी कि गुरुजी हर किसी पर अपनी ऐसे ही कृपा बनाए रखें, हर किसी संगत को ऐसे ही ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था जब ये गुरुजी के चरणों में मैंने रखा है। स्वीकार करना गुरुजी इस सत्संग को, जैसा आपने बुलवाया है मैंने वैसा ही बोला है, और मुझे क्षमा करना, लेकिन अगर मुझसे फिर भी सत्संग को बोलते हुए गलती हो गई हो तो, और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का, और बड़ा ही भावुक सत्संग था। किस तरह से गुरुजी से मिलने के बाद उनकी लाइफ चेंज हो गई, टोटली चेंज। ये तो उन्होंने खुद से बताया और आपने सुना भी है संगत जी। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर सत्संग को सुन पाएँ और गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, जो उन्होंने हमें मौका दिया कि हम सत्संग सुन पाएँ और सुना पाएँ। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है संगत जी, इसलिए हमें इस मौके को कभी भी नहीं गंवाना चाहिए और ना ही गुरुजी के इशारों को कभी इग्नोर करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।